राजा रंजीत सिंह की बेवा को धोखा किसने दिया? किसके बारे में कायदे आज़म को इस हद तक यकीन था कि इन्होंने कहा इट विल फॉल टू माई लैप लाइक एन एप्पल। जानते हैं कश्मीर की कहानी। अगर किसी इंसान की शारक कट जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? अगर मेरी आपकी शारक ना होती तो क्या कोई वजूद होता हमारा? कश्मीर का पाकिस्तान से बस ऐसा ही ताल्लुक़ है। पाकिस्तान की कहानी कश्मीर के बिना कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। कश्मीर की तारीख पर नज़र दोहराएं तो यहाँ वही सब हुकूमत करते रहे जिनसे अवाम ना खुश थी। कश्मीर की तारीख के हवाले से बेपनाह दियोमलाई कहानियाँ मौजूद हैं। वादी कश्मीर शायद एक झील थी जो रफ्ता रफ्ता एक वैली में तब्दील हुई। यहाँ कभी हिंदू कभी बुत मत के पैरोकार की हुकूमत रही। इस्लाम यहाँ सूफिया कराम की बदौलत फैला। कश्मीर की रेजेंट हिस्ट्री में हिंदू डोगरा राज ही नज़र आता है, मगर ये कश्मीर के हुक्मरान बने तो बने कैसे? ये खुद में फरेब और दगों से भरी एक दास्तान है। गुलाब सिंह फूड में काम करता था। इसके यहाँ होते हुए इसकी रंजीत सिंह के साथ शनासाई हो गई। आहिस्ता आहिस्ता करके वो रंजीत सिंह के दरबार तक पहुँच गया। रंजीत सिंह इससे बहुत खुश हुआ और इसने जम्मू वाली रेजिडेंसी इसको दे दी काम करने के लिए, हुकूमत करने के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को एक्सपेंड करता गया। इसका मकसद ये था कि वो अलग मुल्क बना लेगा। कुछ वक्त के बाद रंजीत सिंह फौत हो गया और इसकी बेवा को उकसाया और अंग्रेज़ों की फौज के साथ लड़ाई करवाई। रंजीत सिंह की बेवा और इसका बेटा तख्त नशीन था। वो 7 से 8 साल का था। जब वो हार गए तो इन्होंने कहा है मेजॉरिटी चाहेंगे, ये तवाने जंग आप अदा करें। इनके पास इतनी मालो दौलत नहीं थी तो इसके बदले इन्होंने ये किया कि दरियाए सतलुज से दरियाए सिंध तक का जितना एरिया था वो अंग्रेज़ों को ट्रांसफ़र कर दिया। इसी दस्तावेज़ में लिखा गया कि दरियाए चिनाब से दरियाए रावी तक का जितना एरिया है वो गुलाब सिंह को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। गुलाब सिंह की हुकूमत जम्मू के एरिया में थी। 1846 में जब कश्मीर का एरिया इसके नाम ट्रांसफ़र हो गया तो इस तरीके से वो इलाका जिसके 84,000 से ज़ायद मरबा मील एरिया है इसका मालिक बन बैठा। तहरीक पाकिस्तान के दौरान कायद-ए-आज़म 2 मरतबा कश्मीर गए। अवामी सतह पर 2 ही लीडर इमाम की नुमाइंदगी कर रहे थे और इन दोनों लीडर्स के आपस में शदीद इख्तलाफात थे। जब शेख अब्दुल्ला गढ़ से पढ़कर वापस आए तो गुलाम अब्बास जम्मू के प्रैक्टिकल फील्ड में आए और चीज़ों का नोटिस लिया तो इस तरीके से 2 बड़े लीडर कश्मीर में पैदा हो गए। इन्होंने 1932 को मुश्तरका कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में तब्दील कर दिया। इनकी राहें अलग हो गईं। शेख अब्दुल्ला अलग हो गए और गुलाम अब्बास अलग हो गए। शेख अब्दुल्ला एक सेकुलर माइंडेड आदमी था और गुलाम अब्बास मुसलमानों की हैसियत से रखना चाहते थे। 1936 को कायद आज़म यहाँ आए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वजूद में आ चुकी थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने कायद आज़म को श्रीनगर में दावत दी। इन्होंने मुख्तलिफ जलसों में खिताब की। कॉन्फ्रेंस के लीडरों को कायद आज़म ने पहले ही इंतबाह कर दिया कि नेहरू के धोखे में ना आए कि नुकसान हो। बदकिस्मती के शेख अब्दुल्ला ना समझ सके और ये खलीज बढ़ती चले गई। 1944 को कायद आज़म यहाँ दोबारा आए और अपना किरदार निभाया। शेख अब्दुल्ला ने एक पॉलिटिकल कोड दिया। हालांकि जम्मू और कश्मीर में पहले ही एक सिलेक्टिव असेंबली मौजूद थी और जिसके इलेक्शन 1947 में हुए। गुलाम अब्बास जो जम्मू के मुसलमानों के लीडर थे, जम्मू और कश्मीर के मुसलमानों के भी लीडर थे। इनके पास एक्सरेट थी लेजिस्लेटिव असेंबली में और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ये मुसलसल डिमांड कर रही थी कि जम्मू और कश्मीर की रियासत के साथ पाकिस्तान के साथ अलहक करना चाहिए। पार्टीशन एफ इंडिया का वक्त आया तो रेड क्लिफ की सरबराही ने एक कमीशन बनाया, द बाउंड्री कमीशन। इस कमीशन ने वो तारीखी बेईमानी की जिसका खमियाजा आने वाली नस्लें आज तक भुगत रही हैं। हमारे पास बहुत से सबूत हैं यकीन करने के लिए कि रेड क्लिफ ने बहुत सारी बेईमानियां की हैं, खास तौर पर मशरकी पंजाब जिसमें सिला गुरदासपुर आता है और पठानकोट आता है। ये सब फैसले माउंट बेटन ने प्रेशर में किए हैं। वरना ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि गुरदासपुर पाकिस्तान के पंजाब में क्यों नहीं आता? लॉर्ड माउंट बेटन ने पहले ही सोच रखा था, क्योंकि गुरदासपुर वो फिजिकल और जियोग्राफिकल लिंक है। अगर इंडिया के पास गुरदासपुर ना होता तो जम्मू और दिल्ली को जो सड़क मिलाती है, जो मेन टर्मिनल और आर्टरी है, वो मर्ज़ा वजूद में ना आती, क्योंकि कोई जियोग्राफिकल लिंक ही नहीं था और कश्मीर के साथ भी इसका कोई जियोग्राफिकल लिंक ही नहीं था।
یہاں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نہرو کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور انڈونیا کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ 1947 سے پہلے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کریم کمانڈر تھے، الائڈ فورسز میں سنگاپور میں سربرما میں ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ نہرو کی محبت میں گرفتار ہے۔ قائد اعظم ایک بہت بڑے لیڈر ہیں اور ایک کانسٹیٹیوشنل ہیں اور رول آف لا پہ یقین رکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا کمیشن ہے اور انٹرنیشنل باؤنڈری ڈرا ہو رہی ہے۔ بددیانتی تو نہیں کریں گے، اسٹیٹ کرافٹ میں سب ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اور مہاراجا نے گہری چال چلی۔ مہاراجا غیر فیصلہ کن تھا مگر ایک خاص وقت کے انتظار میں تھا۔